पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी का कल सेवा में आखिरी दिन था। आपने बहुत से चुनाव आयुक्तों का कामकाज को बहुत करीब से देखा है। राजीव जी के कामकाज को, राजीव जी के कार्यकाल को आप किस तरह से अपने जहन में याद रखेंगे? तो इन्होंने जो चुनाव कराए हैं, वो अगर हम लोग बात करें उसकी मध्य प्रदेश से अगर शुरू कर दें 2018 2023 से, तो तब से लेके और अभी तक जो आखिरी चुनाव दिल्ली का संपन्न हुआ है, उसमें एक चुनाव ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता है जो विवाद के घेरे में ना रहा। चाहे वो मंगलसूत्र की बात हो, जब प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कही, चाहे किस तरीके से कम्युनल लाइंस पर इलेक्शन लड़े गए हों, चाहे किस तरीके से चुनाव आयोग जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ाई गई हों, ये तमाम तमगे अपने साथ लेकर राजीव कुमार जाएंगे। किस तरीके से विपक्ष के नेताओं से मुलाकात करने से जिस व्यक्ति ने इनकार कर दिया। नमस्कार, द स्वतंत्र की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र सिंह शोरान, जो लंबे समय से या यूं कहूं कि दशकों से चुनाव आयोग को देख रहे हैं। और आज हमने उनसे मुलाकात और बातचीत इसलिए रखी क्योंकि देश को नया मुख्य चुनाव आयुक्त मिल गया है। ज्ञानेश कुमार का कल चयन कर लिया गया है और ये जो कमेटी बनी थी, नई कमेटी जो बनी थी, उस कमेटी द्वारा चुने गए पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। रविंद्र भाई, अब देश को नए चुनाव आयुक्त मिल गए हैं, फिर भी ये हंगामा क्यों बरपा है? क्यों विपक्ष इस पर इतने सवाल उठा रहा है? नमस्कार विक्रांत भाई। देखिए, विपक्ष के सवालों का तो खैर विपक्ष ही जवाब देगा। हम तो खाली बात करेंगे कि ये क्या मामला है पूरा। अब जी। देखिए, इलेक्शन कमीशन हिंदुस्तान में पहले चुनाव से काम कर रहा है। सुकुमार सेन को सबसे पहले बनाया गया था और पहला चुनाव 1952 से लेके और 70 वर्ष तक इस देश में ये व्यवस्था थी कि चुनाव आयुक्त किस तरीके से नियुक्ति हो, उसकी कोई व्यवस्था ही नहीं है। जब हिंदुस्तान के फोर फादर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उन्होंने ये बात कही कि जो नया संसद आएगा, जो नई सरकार बनेगी, वो इस बात को तय करेगी कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किस तरीके से की जाए। और उसके बाद सरकारें कई सारी आई, लगभग हर पॉलिटिकल पार्टी की सरकार आई, लेकिन इस पर तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने बहुत कन्वीनियंटली खामोशी जोड़ दी। कांग्रेस की भी आई, जनता पार्टी की भी आई, जनता दल की भी, सब सरकारें, किसी ने इस पर कानून नहीं बनाया। तो उसके बाद जब अरुण गोयल को ये चुनाव आयुक्त बनाया गया पीछे, उस पर विवाद हुआ और वो विवाद चला गया सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई व्यवस्था बता दीजिए क्या है। तो सरकार ने बोला जी व्यवस्था तो है ही नहीं, कोई तरीका तो है ही नहीं बनाने का। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये सवाल खड़ा किया कि भाई 70 साल हो गए, इतने सारे इलेक्शन हमने करा दिए, तो व्यवस्था क्यों नहीं है। तो उस व्यवस्था को बनाने के लिए फिर अंतरिम तौर पर एक व्यवस्था लागू करी गई, एक सिलेक्शन पैनल बनाया गया। उस पैनल में जैसे आपको पता है चीफ जस्टिस समेत प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष को रखा गया और वो पैनल बनाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति। अब वो जब से बना है तब से एक भी नहीं बनाया उन्होंने। वो पैनल जो बनाया, उस पैनल को बनाने का जब काम आया तो उसके पहले ही, उस पैनल की मीटिंग से पहले ही उसमें बदलाव कर दिए गए और पार्लियामेंट से एक लॉ पास किया गया और उस लॉ पास करने के बाद ये कह दिया गया कि जो वरिष्ठ मंत्री जिनका प्रधानमंत्री चयन करेंगे, चीफ जस्टिस को वो रिप्लेस करेंगे और नेता प्रतिपक्ष रहेंगे, या नेता प्रतिपक्ष की गैर हाजिर अगर नहीं है तो जो भी पार्टी का सबसे बड़ा लीडर होगा, सबसे बड़ी पार्टी का, वो। तो उसके बाद कहने का मतलब यह है कि उसमें एक भी व्यक्ति का चयन नहीं किया गया। और आपको याद होगा 2024 के चुनाव से ठीक पहले, चंद दिन पहले घोषणा से, और दो नए चुनाव आयुक्तों जिनमें एक ज्ञानेश कुमार भी हैं जो सीईसी बन गए हैं और एक सुखबीर सिंह संधू जो कि इलेक्शन कमिश्नर है, इन दोनों की नियुक्ति चुनाव की घोषणा से केवल 2-3 दिन पहले हुई थी जी। तो उस सिलेक्शन पैनल को जो बनाया गया था उसका कोई यूज नहीं हुआ। अब सीईसी की नियुक्ति करनी थी राजीव कुमार के रिटायर पर, तो ये मसला एक बार फिर से सामने आया। उस पिटीशन की जहां तक बात है, उस पिटीशन पे उसके बाद हियरिंग हुई नहीं। सुप्रीम कोर्ट में उस पिटीशन पर कोई हियरिंग नहीं हुई और उसकी हियरिंग लगातार टलती रही। अब आज जब हम लोग बात कर रहे हैं तब सुप्रीम कोर्ट उस मामले को सुन रहा है। अब उसको सुनेगा, उसके ऊपर क्या फैसला आता है ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इस बीच में ज्ञानेश कुमार को सीईसी बना दिया गया है। तो देश में जो प्रक्रिया पिछले 70 साल से नहीं थी,
उसकी एक अंतरिम व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी और उस अंतरिम व्यवस्था में भी बदलाव कर दिया गया सरकार के द्वारा और उस बदली हुई व्यवस्था के जरिए 2 चुनाव आयुक्तों को और आज एक मुख्य चुनाव आयुक्त को और एक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कल करी गई है। विपक्ष का यही आरोप है, विपक्ष का कहना यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होनी है, आपने कानून बदल दिया है, मेजोरिटी जो है वो सरकार की है, तो इसमें दिखावा करने के लिए नेता प्रतिपक्ष को बिठाने की क्या जरूरत है? और जो लॉ है, जो कानून पास किया गया है विक्रांत भाई, उस कानून का आखिरी जो डी पॉइंट है वो ये कहता है कि अगर ये जो कमेटी है इसमें कोई कोरम की जरूरत नहीं है, 3 लोग हैं, तीनों में से अगर एक व्यक्ति गैर हाजिर है तो भी फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी कि उसका होना ना होना बराबर है। अगर वो है और उसकी माइनॉरिटी है, मेजोरिटी सरकार की है, सरकार ने जिसका नाम दिया प्रपोज वही होना है फाइनल, उसने एक डिसेंट नोट दे देगा, असहमति का नोट दे देगा, उस नोट की अहमियत कोई नहीं है। तो कहने का मतलब पूरी जो प्रक्रिया है वो सरकार ने अपने हाथ में ठीक वैसे ही रखी है जैसे कि पहले की सरकारों के पास थी, वैसे ही आज की स्थिति में है। तो ये अभी ये है कि जो निष्पक्ष चुनाव है वो निष्पक्ष चुनाव आयुक्त अब कम से कम इस व्यवस्था में मिलने की संभावना बहुत कम दिख रही है। इस व्यवस्था में वही लोग बनेंगे जो सरकार चाहेगी, क्योंकि मेजोरिटी उनकी है। और यही बात राहुल गांधी ने लोकसभा में अपने भाषण में भी कही थी। उन्होंने यही बात कही थी कि भाई 3 लोग होंगे, 3 अलग विचार के लोग होंगे, तो कम से कम एक बहस हो सकती है, डिस्कशन हो सकता है। लेकिन जब सरकार के, अब देखिए प्रधानमंत्री जहां बैठे हैं वहां पर जो मिनिस्टर होंगे उनके उसी कैबिनेट का हिस्सा होंगे, वो कैसे विरोध करेंगे प्रधानमंत्री की बात? बिल्कुल नहीं कर सकते, वो तो संभव ही नहीं है। तो इसलिए ये एक औपचारिकता है, वो औपचारिकता कल पूरी हुई और उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, कई ऐसे पहलुओं के बारे में बात भी करी जो बड़े इंपॉर्टेंट थे। सरकार की तरफ से हमेशा जिस तरह से होता है, इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। लेकिन रविंद्र भाई, मैं ये जानना चाहता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम व्यवस्था की थी कि जिसमें सीजीआई को शामिल किया था, उसी आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार चाहे तो संसद में कानून बना सकती है और इसमें बदलाव कर सकती है। दूसरा, सरकार ने वो कानून में बदलाव किया, वो सही है गलत, इस पर बहस हो सकती है और इस पर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा भी हो सकती है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अभी हाल ही में यह भी कहा कि जब कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज की कि नए चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन हो जाएगा इस बीच, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उसके बाद सुनवाई करेंगे, डेट में चेंज नहीं होगा, लेकिन जो भी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी वो सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ केस होगा। तो इसमें सरकार तो ये कहेगी कि हमने अपना देश की संसद में एक कानून बनाया, जिस कानून ने ये व्यवस्था की, इसमें गलत कैसे है, देश की संसद ने पारित किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक संसद कानून ना बनाए तब तक चीफ जस्टिस को शामिल करने वाली व्यवस्था रहेगी। विक्रांत भाई, गलत का तो सवाल ही नहीं उठता। जब सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं कहता ये बात, तो भी संसद का अधिकार है, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के कहने की जरूरत नहीं। ये तो मैंने बताया ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही इस बात का जिक्र किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन का जो असेंबली हमारी थी, कि भाई जो सरकार नहीं बनेगी वो इसकी प्रक्रिया लेके आए। वो उस प्रक्रिया लेके नहीं आए 70 साल में। अब इस पैनल का गठन किया गया है। सवाल सिर्फ ये है कि इस पैनल को, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो पैनल बनाया था, उसमें बदलाव करने के लिए ये कानून लेके आया गया है। सवाल इतना ही है। सरकार के पास आज भी अधिकार है, पहले भी अधिकार था और भविष्य में इस व्यवस्था को बदलने का भी अधिकार है। बिल्कुल कल जो है वो कानून नया लेके आ सकते हैं कि इस पैनल की जरूरत नहीं है, प्रधानमंत्री जिसको बनाएंगे वो बन जाएगा। वो भी सरकार, वो भी तो संसद पारित करेगी। संसद के पास तो अधिकार है ही, जो जिसकी मेजोरिटी होगी वो अपने हिसाब से पारित करवा लेगा। उस पर कोई बहस नहीं है। वो तो आपकी बात 100% सही है कि भाई सरकार ने एक कानून लेके आई, और इसके पहले भी ऐसे बहुत सारे हुए हैं कि जब कानून सरकार लेके आती है, सुप्रीम कोर्ट उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लेके आती है, या फिर जो सरकार कानून पास करती है वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है समीक्षा के लिए। ये तो सामान्य प्रक्रिया है, इसी को चेक एंड बैलेंस बोला जाता है। तो ये कोई, इसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं है। दिक्कत केवल मंशा की है। दिक्कत केवल मंशा की है कि क्या सरकार ने जो अमेंडमेंट लेके आई है, सरकार जो कानून लेकर आई है, वो लोकशाही को मजबूत करने के लिए लेके आई है। व्यवस्था जो बनाई गई थी उसको बहुत बेहतर, सुगढ़ करने के लिए लेके आई है, या उसमें अपने लोगों को, अपनी मर्जी से लोगों को बिठाने के लिए लेके आई है। सवाल इतना ही है।
इस पर कहीं कानून में कोई गलती नहीं है, कानून बनाने का अधिकार है सर। एक चीज ये जानना चाहूंगा जी रविंद्र भाई, आपने कहा कि डिसेंट नोट दे सकते हैं विपक्ष के नेता, तो क्या जैसे 3 लोगों की अगर कमेटी है, राहुल गांधी ने अपना डिसेंट नोट दिया, या मान लीजिए कि विपक्ष के नेता इस बैठक में गए नहीं, तो क्या प्रधानमंत्री और उनके द्वारा नियुक्त मंत्री, क्या ये 2 लोग भी अपने आप नियुक्ति कर सकते हैं बिना किसी के मौजूद रहे उस पैनल में? यही तो कानून यही है कि आप एक, क्योंकि क्या होता है विक्रांत भाई, जब हाउस संसद बैठती है, लोकसभा राज्यसभा, उसमें एक कोरम है, मिनिमम कोरम है 10% का। अगर 543 की सदस्यता संख्या है, तो जब तक 50 लोग नहीं बैठेंगे हाउस में, तो हाउस कुछ भी पारित कर दे, वो कोरम के बिना, इन द एब्सेंस ऑफ कोरम, वो मान्य नहीं होगा। वो हाउस की जो प्रोसीडिंग्स है वो इलीगल है। वैसे ही राज्यसभा में है, विधानसभाओं में है, ऐसे ही एक कोरम होता है। हर जो भी कमेटी इस तरह की बनती है कि अगर 10 लोग उसमें हैं, तो कम से कम 6 लोग तो हाजिर होने चाहिए ना, 5 लोग तो होने चाहिए। इसमें कोई कोरम नहीं है। तीनों, वैसे तो होना चाहिए कि जब तक तीनों लोग ना बैठे, या तो कानून ऐसा बनता कि तीनों लोग बैठे और तीनों की सहमति से बने। आम सहमति शब्द का प्रयोग नहीं है, मेजोरिटी शब्द का प्रयोग है। अब जब मेजोरिटी शब्द का प्रयोग है, तो तीसरा व्यक्ति जिसका आपके साथ मेल नहीं खाता है विचार, उसकी तो अहमियत खत्म कर दी ना। हाँ, उसका होना ना होना दोनों ही बराबर है। उसका होना ना होना बराबर है। और उस पर यह भी कह दिया कि आउटकम जो आएगा मीटिंग का, जो मीटिंग का आउटकम जो होगा, उसमें कितने लोग बैठे थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब 2 लोग तो हमेशा ही बैठेंगे सर, प्रधानमंत्री जहां पर है वहां पर मंत्री तो रहेंगे ही। तो इसलिए ये पहली दफा ऐसा नहीं हुआ है। और भी कमिटीज हैं, सीवीसी की नियुक्ति है, सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति है। और हमको याद है जब सुषमा स्वराज मिनिस्टर एलओपी थी, उस वक्त भी इस तरह के विवाद हुआ करते थे सीबीआई डायरेक्टर को लेके। सीवीसी, मुझे याद है एक बार वो केरला के एक अधिकारी थे थॉमस, उनको बनाया गया था सीवीसी। उस पर उन्होंने डिसेंट नोट दिया, वो नहीं चाहती थी कि वो बने, और वो मामला उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद उस नियुक्ति को रद्द भी किया। ये मनमोहन सरकार की बात बता रहा हूं। तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। ये पहली बार नहीं है कि यही सरकार ऐसा कर रही है, पुरानी सरकारों ने भी ऐसा किया है। अलग अलग नियुक्तियों में एलओपी की जहां पर कमेटी के सदस्य होते थे, वहां पर ऐसा देखने में आता था। खैर, अब बात यह है कि जिस तरीके से ये पूरी घटनाक्रम हो रहा है, उसमें सबसे बड़ा सवाल यह है विक्रांत भाई कि लोगों का भरोसा लोकतंत्र पर कायम रहे, इसके लिए सरकार को पूरी जो व्यवस्था बनाई गई है, जो पूरा सिस्टम क्रिएट किया गया है, जो प्रक्रिया है, उसमें ट्रांसपेरेंसी लेके आने की जरूरत है। कि भाई ट्रांसपेरेंसी इसलिए लेके आई जा रही है ताकि बेहतरीन व्यक्ति का जो विकल्प मौजूद है, उनमें सबसे बेहतरीन व्यक्ति का चयन किया जाए। इस व्यवस्था से वो संभावना बन रही है तो व्यवस्था ठीक है। अगर वो नहीं बन रही है तो जाहिर है व्यवस्था पर सवाल खड़े होंगे। और अधिकतर लोगों का यही कहना है कि भाई वो व्यवस्था, वो ट्रांसपेरेंसी कहीं ना कहीं इस मीटिंग में गायब है। और वो गायब है तो मतलब यह है कि अभी जिस तरीके से राजीव कुमार ने पिछले ढाई साल तक लगातार सीईसी के पद पर काम किया है, और जिस तरह के पारितोषिक उनको जनता से मिले हैं, वैसा ही अगर व्यक्ति आएगा तो जाहिर है फिर लोकतंत्र को उसका नुकसान होगा। हमने लोग इस चुनाव में भी देखा 2024 में, 2019 के चुनाव में भी हमने देखा कितने विवाद खड़े हुए थे। तो इस तरह के विवाद इसके पहले के चुनाव में होते थे क्या? कंपैरिजन तो उसी से होगा। बिल्कुल। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए रविंद्र भाई कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई व्यवस्था देगी, क्योंकि चुनाव निष्पक्ष हो, उससे ज्यादा जरूरी यह भी है कि चुनाव निष्पक्ष दिखाई भी दें और लोगों का भरोसा संवैधानिक संस्था में बना रहे। एक चीज रविंद्र भाई, अब इससे आगे मैं जानना चाहूंगा, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी का कल सेवा में आखिरी दिन था। आपने बहुत से चुनाव आयुक्तों का कामकाज को बहुत करीब से देखा है। राजीव जी के कामकाज को, राजीव जी के कार्यकाल को आप किस तरह से अपने जहन में याद रखेंगे? राजीव कुमार के कामकाज को जानने के लिए हमको राजीव गांधी को भी जानना पड़ेगा, क्योंकि राजीव गांधी का दौर वो था जब टीएन शेषन उस वक्त पे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। हालांकि वो राजीव गांधी के समय पे उनकी नियुक्ति नहीं हुई थी, तब तो कैबिनेट सेक्रेटरी थे वो। उसके बाद सरकार बदली तो वीपी सिंह ने उनको हटा दिया कैबिनेट सेक्रेटरी से, और अगली सरकार जब आई तो उनको वापस कैबिनेट सेक्रेटरी बनाने के लिए न्योता दिया गया कि आप बन जाओ। लेकिन वक्त उनके रिटायरमेंट में कम था तो उन्होंने कहा कि अब नहीं बनूंगा, समय कम है। फिर उनको चुनाव आयुक्त बनाया गया। अब देखिए, चुनाव आयुक्त जब उनको बनाया गया तो उन्होंने उस वक्त पे सरकार को समर्थन दे रहे थे, कौन? राजीव गांधी। तो टीएन शेषन ने राजीव गांधी से सलाह, उनके ताल्लुकात अच्छे रहे होंगे, उनसे सलाह मशवरा किया कि भाई मैं बनूं, तो उन्होंने कहा कि जो मिल रहा ले लो, सरकार में जो पद मिल रहा है, रिटायर तो हो ही रहे हैं आप,
खैर उन्होंने वो पद ग्रहण किया। तो उसके बाद टीएन शेषन को एक ये मान के चलिए कि एक पैरामीटर माना जाता है कि भाई हिंदुस्तान की लोकशाही में अगर चुनाव आयुक्त कोई होंगे तो उनकी निष्पक्षता का पैमाना होगा टीएन शेषन जी। और उस पैमाने में अब एक गोल तो है टीएन शेषन का और एक गोल है राजीव कुमार का। अगर टीएन शेषन को आप सबसे बेहतरीन मानते हैं तो अब दूसरी तरफ कौन है आप देख लीजिए, राजीव कुमार। राजीव कुमार उस कैटेगरी में शामिल होने वाले चुनाव आयुक्त के तौर पर हम लोग इनको देखते हैं। जिस तरीके से उन्होंने पूरे लोकसभा चुनाव से, अगर हम लोग वैसे तो पुराने चुनाव उन्होंने 2.5 साल से तो कई चुनाव कराए हैं और हिंदुस्तान में तो ये देखिए मोटा मोटी ऐसी व्यवस्था है विक्रांत भाई की 30 विधानसभाएं हैं और एक लोकसभा है, तो मोटा मोटी 5 वर्ष में हर साल कम से कम 5-6 विधानसभा चुनाव एक औसत हो जाते हैं, है ना, विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव मिला के। तो इन्होंने जो चुनाव कराए हैं वो अगर हम लोग बात करें उसकी मध्य प्रदेश से अगर शुरू कर दें 2023 से, तो तब से लेके और अभी तक जो आखिरी चुनाव दिल्ली का संपन्न हुआ है उसमें एक चुनाव ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता है जो विवाद के घेरे में ना रहा। चाहे वो मंगलसूत्र की बात हो जब प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कही, चाहे किस तरीके से कम्युनल लाइंस पर इलेक्शन लड़े गए हों, चाहे किस तरीके से चुनाव आयोग जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ाई गई हों, ये तमाम तमगे अपने साथ लेकर राजीव कुमार जाएंगे। किस तरीके से विपक्ष के नेताओं से मुलाकात करने से जिस व्यक्ति ने इनकार कर दिया, किस तरीके से ईवीएम पर एक से एक एलिगेशन लगे, किस तरीके से पूरी चुनाव की प्रक्रिया पर वोट कटने से लेके वोट जुड़ने तक तमाम सवालों में घिरे रहे और इतना विवादास्पद उनका जो कार्यकाल रहा है, इसके पहले ऐसा कोई चुनाव आयुक्त मेरी जानकारी में नहीं है जिसके बारे में यह कहा जा सके। और यह बात मैं तब कह रहा हूं विक्रांत भाई जब हमको इस बात का इल्म है कि टीएन शेषन ने लोकसभा की टिकट, बीजेपी कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा भी लड़ा, एमएस गिल राज्यसभा भी गए और मनमोहन सरकार में मंत्री भी रहे। उसके बावजूद उनके कार्यकाल की तुलना जब आप राजीव कुमार से करेंगे तो राजीव कुमार के कार्यकाल को उनके मुकाबले में कहीं ज्यादा दागदार पाएंगे। और उनकी जो ट्रांसपेरेंसी थी एमएस गिल की और इन राजीव कुमार की, तो राजीव कुमार उनके सामने हमेशा एक डार्क लाइट में देखे जाएंगे। और इनके आगे आने वाले जो चुनाव आयुक्त हैं उनके ऊपर अब दो ही जिम्मेदारियां हैं कि वो अपने आप को राजीव कुमार की छाया में देखना चाहते हैं कि टीएन शेषन की छाया में देखना चाहते हैं। राजीव कुमार जी के बारे में आपने कहा और ये भी कहा रविंद्र भाई की लगभग सबसे दागदार कार्यकाल के रूप में ये जाना जा सकता है, लेकिन राजीव कुमार जी ने तो लगभग हर सवाल का जवाब दिया और उनकी शेरो शायरी भी लंबे समय तक याद रखी जाएगी कि एक ऐसे चुनाव आयुक्त भी हुए थे जो गंभीर सवालों के, चाहे वो विपक्ष के सवाल हों या फिर मीडिया के सवाल हों, उन सवालों के जवाब उन्होंने अपनी शायरी के जरिए देने की कोशिश की। और शायरी भी ऐसी जो आमतौर पर हम लोग ट्रक के पीछे लिखी हुई और देखते थे कि उस तरीके की शायरी, तो इसके लिए भी उनके कार्यकाल को याद रखा जाएगा। ये तो मुझे लगता है जो पत्रकार हम जैसे जाया करते चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनके लिए बहुत सहूलियत हो गई। अब कम से कम वो बेतुकी शायरी सुनने को नहीं मिलेगी। और हो सकता है, संभावना देखिए, जब नए चुनाव आयुक्त हैं तो हम तो पूरी उम्मीद करेंगे इनसे कि ये ट्रांसपेरेंट रहेंगे और जर्नलिस्ट को तो इसी बात से मतलब है कि वो सवाल पूछे, उस सवाल का जवाब मिल जाए। बाकी तो कांग्रेस और बीजेपी अपना अपना संभालें, जिसको जीतना है जीते, हारना वो हारे। हमारा तो काम ये है कि हम लोग सवाल पूछें, उसका जवाब मिल जाए। तो नए ये राजीव कुमार की शेरो शायरी से तो खैर पीछा छूट ही जाएगा लोगों का, क्योंकि अब तो रिटायर हो रहे हैं। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से पूरी व्यवस्था को खराब किया है विक्रांत भाई, हालांकि ये हार्श वर्ड है किसी भी पत्रकार के लिए इन शब्दों का चयन करना, लेकिन बावजूद उसके में ये बात, इतने इलेक्शन कमीशन को हमने नजदीक से देखा है, ये बहुत जिस तरह का उनका कार्यकाल रहा और जैसे जैसे जिस तरीके से पत्रकारों के साथ दूरी उन्होंने बनाई, किसी प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो भी बहुत सीमित सवाल लिए और उसके बाद अपनी मर्जी से जवाब दिए और जवाब भी इतने हल्के स्तर के दिए कि जिससे किसी सवाल का जवाब कोई ना मिल पाए। बार बार उनसे सवाल पूछे गए, अलग अलग मुद्दों पर सवाल पूछे गए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कोई भी ऐसा पत्रकार रहा होगा जो उस प्रेस वार्ता से अपने सवाल का जवाब लेकर बाहर निकला हो। हाँ, ये जरूर है कि टेलीविजन में वायरल होने के लिए, आजकल सोशल मीडिया में वायरल होने के लिहाज से
शेर व शायरी वो जो पढ़ते थे वो जरूर थोड़ा सा लोग मजाक का इशू उसको बना के देख लिया करते, बाकी कोई सवालों के जवाब उनसे नहीं मिले। और मुझे लगता है जब तक कि पत्रकार के सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे तो चाहे चुनाव आयुक्त हो, चाहे सीवीसी हो, चाहे सीबीआई डायरेक्टर हो, मुझे लगता है तब तक ट्रांसपेरेंसी की समस्या बनी रहेगी। और बड़ा जरूरी है कि लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभाओं के चुनाव हो, उसमें ट्रांसपेरेंसी का होना बड़ा जरूरी है। और जब सवाल खड़े किए जाएं निष्पक्ष लोगों की तरफ से, पत्रकारों की तरफ से कम उन प्रश्नों का जवाब गंभीरता के साथ दिया जाना चाहिए। और उसी से लोगों का लोकशाही में, जमहूरियत में भरोसा, विक्रांत भाई, कायम होता है। रविंद्र भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े, और उम्मीद यही करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिससे लोकतंत्र की एक इस महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था में जनता और आम लोगों का विश्वास बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।